आज अपन डिस्कस करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, मीथेन CH4 है। ठीक है, अब मीथेन की अपन बात करें तो इस मीथेन के अंदर क्या है, एक तो कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो ये आ जाता है 12 + 4 = 16। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास 16 आता है। जो 16 इसका मॉलिक्यूलर मास है ना, इस 16 के अंदर कार्बन का कितना मास है तो 12 है, हाइड्रोजन कितना है तो वो 4 है। या अगर आपसे बोला जाए कि CH4 के अंदर इस कार्बन का परसेंटेज कितना है, कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल मास कितना है 16 है, 16 में कार्बन की वजह से कितना है 12, 12 को किससे डिवाइड किया हमने 16 से डिवाइड किया मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसको अपन अगर सॉल्व करें तो ये 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और इससे ये 25। इसका मतलब इसके अंदर ये हमारे पास आ गया 75%। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो मीथेन है, मीथेन के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना है 75% कार्बन है। सपोज अगर आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज लाना है, ये हाइड्रोजन का परसेंटेज, हाइड्रोजन कितना है इसमें 4 है, 4 है। या ऐसे भी लिख सकते हैं या तो आप 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट, या आप एक काम करो ना, आप इसको ऐसे लिखें, कार्बन 4 एटम है ना, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है तो 1 है और नंबर ऑफ एटम कितना है 4 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज कितना आ गया, ये आपके पास में 25% आ गया। इसका मतलब अब मीथेन में कार्बन कितना परसेंट है 75% है, हाइड्रोजन कितना 25% है। तो मैं सोच सकते हैं ना कि जो मीथेन है, मीथेन का परसेंटेज कंपोजिशन तो बोला जा सकता है कि मीथेन में मीथेन के अंदर 75% तो आपका कार्बन हुआ और 25% आपका हाइड्रोजन हुआ। या ऐसे बोल सकते हैं ये 75% और 25% ये इसके परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझा दिया। अब अपन एक काम करते हैं ना, इसको देख के हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। मेरे को क्या करना है, कोई भी कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है। तो देखो फॉर्मूला हमने क्या बनाया, जैसे सपोज इसी की बात करें, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो आपने क्या किया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर वो जो जितने नंबर ऑफ एटम्स है उससे मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको देखते हुए हम इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनाते हैं परसेंट ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है उसका हमको परसेंटेज निकालना है, तो क्या काम कर रहे हैं, वो जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का हम एटॉमिक वेट ले रहे हैं। ये लीजिए, हमने उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम नंबर ऑफ एटम, वो जो भी एटम है, वो जो भी एटम है उस मॉलिक्यूल के अंदर उसके कितने नंबर हैं डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड कर दिया हमने, इसको डिवाइड किया उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाइड बाय 100। ये लीजिए, इसके लिए फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिए एक तो हमने ये परसेंटेज एलिमेंट का आपको फॉर्मूला सिखा दिया। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, ये हमसे बोलता है कि देखो भाई एक कंपाउंड है, आपसे बोलेगा एक कंपाउंड है और ये बोलेगा ये कंपाउंड इस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और ऐसे बोलता है कि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। ठीक है, अब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की बात आती है, देखो हमने लिखा परसेंट ऑफ एलिमेंट, समझना भाई, परसेंट ऑफ एलिमेंट, ये परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्वेश्चन में आपसे क्या बोलेगा, क्वेश्चन में आपसे बोलेगा इसका कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट करवाएगा। ये मिनिमम मोलर मास, ये लीजिए, जैसे मान लो हमसे बोलता है एक कंपाउंड है वो एक्स और वाई एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। समझना भाई, एक कंपाउंड है ये किससे मिलकर बना हुआ है, एक्स और वाई एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। वो क्या करता है, हमको एक जो कंपाउंड है, सॉरी एक जो एलिमेंट है उसका परसेंटेज आपको दे देगा। एक एलिमेंट का परसेंटेज गिवन है तो दूसरे एलिमेंट का परसेंटेज तो हम निकाल ही सकते हैं। यानी एक एलिमेंट का परसेंटेज देगा और आपसे बोलेगा इस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट तो क्वेश्चन के अंदर हमको देगा ही देगा।
एलिमेंट हमको बता देगा। तो अगर एलिमेंट बता दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का हमको एटॉमिक मास भी पता लग जाएगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास हमने पता लगा लिया मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। क्या लिखते हो आप, नंबर ऑफ एटम लिखते हो। नंबर ऑफ एटम आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसा लाना है, हमको मिनिमम लाना है। अब आप दिमाग लगाइए, अगर इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मिनिमम लाना, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास मिनिमम करने के लिए ये जो भी एलिमेंट है इस एलिमेंट का नंबर कम से कम कितना रखना पड़ेगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास मिनिमम होना चाहिए तो नंबर क्या होना चाहिए, लीस्ट से लीस्ट रखना पड़ेगा, और लीस्ट नंबर तो वन ही रख सकते हो ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपको नंबर ऑफ एटम दे रखा है ना, उस नंबर ऑफ एटम की जगह आप क्या पुट करेंगे, नंबर ऑफ एटम की जगह पुट करेंगे 1, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले एक तरह से आप इनको समझ लिए, मैंने 2 फॉर्मूले बना दिए, दोनों फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये हमने आपके लिए 2 फॉर्मूले बना दिए, इन फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। परसेंट ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो परसेंट ऑफ एलिमेंट के लिए क्या फॉर्मूला बना दिया हमने, एटॉमिक वेट, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, वो जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज आपको गिवन है वो वाले एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने उस मॉलिक्यूल के अंदर, नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करना, इसको हमने मोलर मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपसे क्या बोलेगा, मिनिमम मोलर मास निकालना है, तो मिनिमम मोलर मास निकालने के लिए भी हमने एक फॉर्मूला बना दिया, परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास। बस क्या करना है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास लाना है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास लाने के लिए क्या करें, जो नंबर ऑफ एटम है उसकी जगह आपको 1 रखना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको समझा देता हूं मैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ each element in यूरिया। हमको क्या करना है, यूरिया की वन है, सबसे पहले तो आपको यूरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। यूरिया होता है भैया NH2CO ये यूरिया होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास में निकाल लो, इसकी भी आपको जरूरत पड़नी है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकाले, मॉलिक्यूलर मास देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2, इन सब का सम करते तो ये आता है 16। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए, मतलब कुछ तो ऐसे कंपाउंड है जिनकी मॉलिक्यूलर मास आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको याद हो जाना चाहिए यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342 होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आपसे बोला गया हर एक एलिमेंट का परसेंटेज निकालें। सबसे पहले हमने परसेंटेज निकाला, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। करना कैसा होता है, फॉर्मूला क्या बताया था, एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। अब आपको देखना है ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है इसके अंदर नाइट्रोजन एटम्स कितने, तो नाइट्रोजन किसके अंदर 2 एटम है, ये 2 एटम, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये कितना लिखा, सो मॉलिक्यूलर मास 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर सोल्व करें तो ये बन जाता है 28 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसको सोल्व करें 2 से ये 14 टाइम्स, और 2 से ये बनेगा हमारा 3 टाइम्स, ये बन जाता है 140 अपॉन 3। ये इसका परसेंटेज आ गया है, ठीक है। आप इसको सोल्व करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बनता है इतना परसेंट आ जाता है, ये बनता है आपका 46.6% के आसपास नाइट्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ले लिया कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं। नेक्स्ट हमने ले परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12 हुआ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कार्बन की नंबर ऑफ एटम कितना है, तो वो 1 दे रखा है अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सोल्व करें, ठीक है। ये कितने टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स, और 5 से ये कितना हो गया 20। इसका मतलब इसके अंदर कार्बन कितना दे रखा है हमारा 20% कार्बन दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट हम निकालते हैं परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये लीजिए ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा 16, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितना है वो 1 दे रखा है मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 160 अपॉन 6, जो भी आएगा वो परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। ये हमने ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लिया। एक और हमारे पास है परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। ये लीजिए हम हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं। हाइड्रोजन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 1, नंबर ऑफ एटम कितना आ रहा है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। 0 0
2 से ये बनेगा 2 टाइम्स, ये बनेगा आपका 3 टाइम्स, यानी ये आ रहा है 20/3, आंसर आ जाता है 6.66%। ये लीजिए, ये हमने हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल दिया। तो हमने क्या काम किया, ये जो यूरिया है, इस यूरिया के अंदर हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, चलो और क्वेश्चन देते हैं आपको। कैलकुलेट percentage composition of sulfate and ammonium ion in ferrous ammonium sulfate। क्या लिखा हमने, ferrous ammonium sulfate। फेरस अमोनियम सल्फेट को शॉर्ट में से भी लिख दिया जाता है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो सबसे पहले तो हमको फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, सारी कहानी तो यहीं से स्टार्ट होगी। फेरस अमोनियम सल्फेट के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, ये तो इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर हम इसका मोलिकुलर मास निकालें, आप इसका अगर मोलिकुलर मास निकालें तो इसका मोलिकुलर मास बनेगा, देखो इधर आयरन है, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, आयरन होता है 56। आगे बढ़े, सल्फर लिखेंगे आप 32 प्लस ऑक्सीजन 16 4 जा, ये बनेगा 64 प्लस अमोनियम के दो रेडिकल है ना, तो NH4, नाइट्रोजन कितना हुआ 14 और 4 18 2 जा 36, ये हमने 36 लिख दिया, प्लस सल्फर 32 आ गया, ऑक्सीजन अगेन 64 प्लस वाटर का होता है 18, तो 18 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 into 18, इन सब का एल्जेब्रिक सम करते हैं तो ये आ जाता है 392, ये हमारे पास में 392 आ जाता है। ठीक है, तो जो फेरस अमोनियम सल्फेट है, इस फेरस अमोनियम सल्फेट का मोलिकुलर मास हमारे पास 392 आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, एक तो सल्फेट का परसेंटेज पूछा जा रहा है, ये लीजिए परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब सल्फेट का परसेंटेज निकालना है तो क्या काम करें, सबसे पहले तो सल्फर का, इस सल्फेट का मास लिखें। अब इसका मास कितना होगा, देखो उधर सल्फर का कितना होगा 32 होगा, और ऑक्सीजन कितने 4 है, तो 4 ऑक्सीजन का मतलब ये बनेगा 64 और 32 देख सकते हैं। 64 और 32 की बात करें, ये कितना बनेगा 96। इसका मतलब सल्फेट जो है ये कितना आ जाएगा, ये तो ये आ जाएगा आपके पास 96। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें कितने सल्फेट आए हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सल्फेट है, 2 डिवाइडेड बाई 392 डिवाइडेड बाई 392 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमने सल्फेट का परसेंटेज निकाल लिया। सेकंड हमसे क्या बोला जा रहा है, सेकंड हमसे बोल रहा है ना परसेंटेज ऑफ अमोनियम आयन का परसेंटेज निकालना है। अमोनियम आयन, अब अमोनियम जो आयन इसका मास निकाले, नाइट्रोजन 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, तो ये 18 हो गया। अब आपको ये देखना है, ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट है इसमें अमोनियम आयन कितने हैं, तो अमोनियम आयन कितना है इसमें 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 392 मल्टीप्लाइड बाई 100 के लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, insulin contain 3.4% of insulin contain 3.4% of sulfur by mass. Insulin contain 3.4% of sulfur by mass. What is the minimum? What is the minimum molar mass of insulin? हमको क्या करना है, हमको ये जो इंसुलिन है इस इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास पता लगाना है कि इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास कितना होगा। ठीक है,
अभी मैंने आपको समझाया था, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मिनिमम मोलर मास के लिए, तो मिनिमम मोलर मास के लिए क्या करना था, नंबर ऑफ एटम की जगह आपको 1 रखना था। तो फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूला ये तो लिखा था हमने, परसेंट ऑफ एलिमेंट, ये लीजिए परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, एटॉमिक वेट, मिनिमम मोलर मास लेना है तो नंबर ऑफ एटम की जगह आप 1 रखें, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका मिनिमम मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो बताया था। अब इसमें जो एलिमेंट है वो कौन सा दे रखा, सल्फर, तो सल्फर का परसेंटेज कितना गिवन है, तो इसका परसेंटेज हमको 3.4, इसकी जगह 3.4 होगा। एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास हुआ 32 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ये मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सोल्व करके और हम यहाँ से इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास निकाल सकते हैं ना, ये बनेगा आपके पास में 32 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 3.4, और इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर अप्रोक्स 941 के आसपास आ जाता है, यह आ जाएगा इसका मिनिमम मोलिकुलर मास। आप सोल्व करके देख लेना अप्रोक्स कितना आंसर आता है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना मिनिमम मोलर मास के लिए, तो करना नहीं, करना क्या है, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, आपका जो मोलर मास है ना उसकी जगह मिनिमम रखे, बस केवल और केवल वो जो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम को कितना लेना है, आपको नंबर ऑफ एटम को 1 लेना है, और जैसे आपने नंबर ऑफ एटम 1 लिया, इसका मतलब आप उसके लिए मिनिमम मोलर मास की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन contain 0.25% of iron, 0.25% of iron by mass। क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन contain 0.25% of iron by mass। Molar mass of hemoglobin, molar mass of hemoglobin is 89,600। Calculate number of iron atom present in per molecule of hemoglobin। कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम। एक काम करते हैं, आयरन एटम की जगह इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, और इसको हम लिख देते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ आयरन प्रेजेंट इन पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया और अच्छा बना दिया है। देखो क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% ऑफ आयरन बाय मास, मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89,600। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ आयरन प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमसे बोला गया हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के अंदर हमको परसेंटेज कंपोजिशन किसके लिए दे रखा है, आयरन के लिए। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, परसेंट ऑफ एलिमेंट। चलिए जी, परसेंट ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, 0.25 दे रखा है, 0.25 इक्वल टू, अब यहाँ जो एलिमेंट है ना किसका परसेंटेज गिवन है, आयरन का है। आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम तो आपसे पूछ रहा है ना, तो ये n हमको पता लगाना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हमको कितना गिवन है 89,600 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सोल्व करके हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं। n का वैल्यू हमारे पास में 4 आ गई, n 4 आ गया। ये n क्या है, ये नंबर ऑफ आयरन एटम है। अभी जो नंबर ऑफ आयरन एटम है ना, ये जो नंबर ऑफ आयरन एटम है किसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ आयरन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इक्वल टू 1। आपसे बोला ना कि आयरन का जो एटम है पर मॉलिक्यूल कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। अब ये 1 तो क्या है, ये तो 1 तो एटम है ना, 1 एटम है। और आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है
आपसे भी पूछ रहे हैं ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ आयरन, वन नहीं, फोर है ना, फोर नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ आयरन पर मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब समझना, आपने क्या पता लगाया कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन के वन मॉलिक्यूल के अंदर 4 आयरन एटम प्रेजेंट है, तो आपसे बोला कि हीमोग्लोबिन का जो पर मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना है। इसका मतलब आपको नंबर ऑफ एटम तो 4 है, तो नंबर ऑफ एटम से आपको ग्राम एटम बनाना है। ग्राम एटम का मतलब मोलित होता है ना, एक तरह से ये तो करना है ना आपको कि आपको नंबर ऑफ एटम दे रखा है और नंबर ऑफ एटम से ग्राम एटम बनाना है, यानी नंबर से क्या बनाना है, मोल बनाना है। नंबर से मोल बनाने के लिए आप क्या करोगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे ना, तो आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे इसका 4/Na। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, पता ये क्वेश्चन होता और आपसे ये बोलता ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम, ग्राम एटम नहीं होता, सिंपली क्या होता, ग्राम एटम नहीं होता और सिंपली एटम होता ना, तो इसका आंसर क्या देते, इसका आंसर फिर हम 4 ही देते। मतलब इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लेना, अगर आपसे नंबर ऑफ एटम बोला है, नंबर ऑफ एटम बोला है तो आंसर 4 देना है, और नंबर ऑफ ग्राम एटम बोला है तो फिर हमको आंसर 4/Na देना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। अ कंपाउंड contains a compound contain 30% of nitrogen by mass. A compound contain 30% of nitrogen by mass. One molecule of compound contain 3 nitrogen atom. One molecule of compound contain 3 nitrogen atom. Calculate molar mass of compound. हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपने जो कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है, हमको इस कंपाउंड का मोलर मास बताना है कि कंपाउंड का मोलर मास कितना होगा। ठीक है जी, अब देखिए, अब परसेंटेज कौन से एलिमेंट का हमको दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है हमको नाइट्रोजन के लिए, तो हम लिखे हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने 30। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ, 14 हुआ, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम। क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 नाइट्रोजन है, यहाँ हमने क्या लिखा 3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तो बनेगा ना, आपको लाना क्या, आपको तो मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास बनता है 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 3030। सॉल्व करके देख लेते हैं, इसका आंसर आ जाता है 140। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है 140 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, ये हमने आपको परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना सिखा दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला MF, एम्पिरिकल फॉर्मूला EF। अब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले क्या होते हैं और मोलिकुलर फॉर्मूले क्या होते हैं। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन दे देते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हमने बात करी आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए, देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन बताई जाती है, इट रिप्रेजेंट, डेफिनेशन बता रहे, इट रिप्रेजेंट simplest whole number. It represent simplest whole number ratio of atoms. It represent simplest whole number ratio of atom
एटम ऑफ एलिमेंट present in molecule। दोनों डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इन दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। सेकंड हमने ले लिया मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला MF, मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बताता है? ये हमको बताता है इट रिप्रेजेंट actual ratio, it represent actual ratio of atoms of element present in molecule। समझना क्वेश्चन? मतलब आप ये समझे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए हमने क्या बोला? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? आपको एक मॉलिक्यूल दे रखा है, उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होंगे ना, तो उन एटम का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है ना, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, वो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा। और उनका जो एक्चुअल नंबर का जो रेशियो होता है वो हमको एक मोलिकुलर फॉर्मूला देगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये समझना, हमने एक टेबल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने कुछ कंपाउंड ले लिए, ये कंपाउंड मैंने ले लिया, कंपाउंड ले लिया। ठीक है, सेकंड में लिख देता हूँ इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, और जो थर्ड कॉलम है इसके अंदर लिखा मैंने इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड हमने ले लिया। फर्स्ट कंपाउंड, एक कंपाउंड में ले लेता हूँ, मैंने ग्लूकोज कंपाउंड ले लिया, ये ग्लूकोज ले लिया। ठीक है, ग्लूकोज जो कंपाउंड है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है C6H12O6, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में को देख के क्या पता लग रहा है? इसमें जो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इनके बीच में रेशियो क्या दे रखा है? 6, 12 और 6 दे रखा है ना। इसका मतलब ये जो दे रखा है ना, ये हमको एक्चुअल नंबर बता रहा है। मतलब इसमें जो रेशियो है वो 6, 12, 6 है ना, तो 6, 12, 6 का मतलब कार्बन कितना हुआ? 6 हुआ। हाइड्रोजन कितना हुआ? 12। ऑक्सीजन कितना हुआ? 6 हुआ। आपको पता है जो 6, 12, 6 है, ये जो लिखा ना हमने 6, 12, 6, अगर आप इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में चेंज करें तो क्या ये 1 to 1 भी आ जाएगा क्या? एक तो रेशियो 6, 12, 6 लिखा, एक आपने 1 to 1 लिखा, तो 1 to 1 तो क्या बता रहा है? 1 to 1 तो आपको सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है, और जो 6, 12, 6 है ना, ये आपको एक्चुअल नंबर बता रहा है। तो जो एक्चुअल नंबर बताता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है, और जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या बना? 1 to 1। 1 to 1 का मतलब एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो आप देख सकते हैं ना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या CH2O बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि जो ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो C6H12O6 है, और इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाले तो 1 to 1 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH2O। ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है जी, एक और कंपाउंड लेके आपको समझा देते हैं। सेकंड कंपाउंड चलो जी, हमने ले लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात हो रही है, तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना दिया? CH3COOH बना दिया। इसमें आप देख सकते हैं कार्बन कितना है, तो कार्बन इसमें 2 है। अगर हम ये जो एसिटिक एसिड है, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन कितना आ रहा है इसके अंदर? 2। हाइड्रोजन कितना आ रहा है इसमें? 4। ऑक्सीजन कितना आ गया? ये 2 आ गया। इसका मतलब ये तो एक्चुअल नंबर बता रहा है ना, एक्चुअल नंबर बता रहा है, इसका ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर आप कार्बन हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो बनाएंगे तो क्या ये 1 to 1 नहीं आ रहा है? तो 1 to 1 क्या देगा? 1 to 1 देगा हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम क्या बोलेंगे? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा CH2O। ये पॉइंट समझना, ठीक है। एक और कंपाउंड ले लेते हैं आपके लिए।
नेक्स्ट कंपाउंड मैंने बेंजीन ले लिया है, ये लीजिए नेक्स्ट कंपाउंड हम बेंजीन लेते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H6 बनेगा। ये तो एक्चुअल नंबर बता रहा है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो एक्चुअल नंबर जो बताएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। अगर हम इसके सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो ये क्या बनेगा, अभी जो बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन कितना दे रखा है, ये तो इसके अंदर 6 दे रखा है, सिंपलेस्ट 1 to 1 आएगा ना, इसका मतलब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाता है CH। तो बोल सकते हैं कि जो बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 और बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा CH। ठीक है, एक कंपाउंड और ले लिया हमने, चलो जी एक कंपाउंड और ले लेते हैं। हमने नेक्स्ट कंपाउंड ले लिया मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4 है। अगर आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी CH4 ही बनेगा। इसका मतलब मीथेन के लिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों ही सेम होते हैं। क्लियर पॉइंट। ठीक है, अब हमने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया। देखो हमने एक तो ग्लूकोज लिया, एक एसिटिक एसिड लिया। आप देख पा रहे हैं ग्लूकोज और एसिटिक एसिड दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, एक से ज्यादा कंपाउंड के लिए ऐसे बोल सकते हैं, एक मतलब डिफरेंट कंपाउंड के सेम एम्पिरिकल फॉर्मूले हो सकते हैं। तो जैसे आप देखो ना, ग्लूकोज है और एसिटिक एसिड है, ग्लूकोज एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो डिफरेंट है पर एम्पिरिकल फॉर्मूले तो सेम है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड का सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दे। जैसे आपने क्या किया, आपने ग्लूकोज लिया और एक एसिटिक एसिड लिया। आप क्या काम करें, ग्लूकोज और एसिटिक एसिड के अंदर कार्बन का भी परसेंटेज निकाले, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाले और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाले, तो तीनों का परसेंटेज एग्जैक्टली सेम आएगा। जो कार्बन का परसेंटेज ग्लूकोज में आएगा वही कार्बन का परसेंटेज एसिटिक एसिड के अंदर होगा। जो हाइड्रोजन का परसेंटेज ग्लूकोज में होगा सेम हाइड्रोजन का परसेंटेज आपका एसिटिक एसिड में होगा। जो ऑक्सीजन का परसेंटेज ग्लूकोज में सेम वही एसिटिक एसिड के अंदर होगा। रीजन क्योंकि दोनों कंपाउंड के एम्पिरिकल फॉर्मूले सेम होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक से ज्यादा कंपाउंड की अगर सेम एम्पिरिकल फॉर्मूले होंगे तो उनका परसेंटेज कंपोजिशन भी सेम होता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो नोट है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख देता हूं, कंपाउंड having same empirical formula contain same percentage composition of एलिमेंट। मतलब ये बोला है कि जो कंपाउंड है कंपाउंड का एक से ज्यादा कंपाउंड है, उनके एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर सेम है तो उनके अंदर उनका जो एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन है वो भी सेम होता है। ठीक है जी, चलिए अब आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो से तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो से आप क्या निकालेंगे, अरे भाई जो सिंपलेस्ट रेशियो ना, सिंपलेस्ट रेशियो करके तो आपने क्या बना दिया, सिंपलेस्ट रेशियो से तो आपने बना दिया उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। और इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम किससे मल्टीप्लाई करें, n से, तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप कहेंगे n क्या होता है, n भी तो निकालना पड़ेगा। तो n इक्वल टू होता है, n इक्वल टू है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। n कैसे निकालेंगे, n निकालने का तरीका क्या है, n कैलकुलेट करने का मेथड क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, कई बार मॉलिक्यूलर मास नहीं देता और हमको वेपर डेंसिटी दे देता है, तो क्या काम करेंगे, बताया था लास्ट क्लास में रिलेशन, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इनटू वेपर डेंसिटी। तो आप ये लिख सकते हैं इसकी जगह 2 मल्टीप्लाइड बाय वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये हमने आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया। ठीक है,
ये हमने इसकी थ्योरी वाले पार्ट के बारे में डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आपने देखा हम जैसे थ्योरी बताते हैं और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे थ्योरी अपने आप आपको समझ में आ जाती है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, आप थ्योरी देख लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आप घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन की, तो आपको अपने आप सब्जेक्ट में कमांड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। इसके क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमने ले लिया, which of the following pair contains same percentage composition of element। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन सेम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। मैं आपको चार ऑप्शन बना के दे रहा हूं, आपको बताना है कि इनमें कौन से पेयर के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन सेम होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट हमको दे रखा है CH3 COOH CH3 COOH एंड C6H12O6, पहला ऑप्शन दे दिया हमको। सेकंड ऑप्शन हमको गिवन है HCHO एंड CH3 COOH, ये सेकंड हमको दे रखा है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड हमको दे रखा है C6H12O6 एंड HCHO, और फोर्थ गिवन है ऑल ऑफ दिस, ये हमको दे रखा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसके अंदर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन सेम होगा। वैसे आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था ना कि दो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मतलब उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर सेम हो तो परसेंटेज कंपोजिशन सेम होगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको सोल्व करने का तरीका, आप इनके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के देख लो। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूले सेम आ रहे हैं यानी परसेंटेज कंपोजिशन भी सेम होगा। देखते हैं, CH3 COOH है, इस CH3 COOH का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3 COOH है ना, अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2। नेक्स्ट हमने ले लिया C6H12O6, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना है, यार इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी ये भी तो CH2O ही बनेगा ना। इसका मतलब इसमें से परसेंटेज सेम आ गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ये भी तो CH2O ही लिखा हुआ है ना, ये भी हमारे पास CH2O, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या है? ये भी CH2O दे रखा है, इसका मतलब सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखे हैं। C6H12O6 का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या बनता है? CH2O बनेगा, इसका भी बनेगा CH2O। तो इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर दिया जाएगा 4। सारी सही है ना इसके लिए, आया समझ में? नेक्स्ट, थ्री इंटू 10 to power 20 3 into 10 to power 20 atoms of A combined with 5 into 10 to power 20 atoms of B to form a compound. Simplest formula of compound will be। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 into 10 to power 20 atoms of A combined with 5 into 10 to power 20 atoms of B to form a compound। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। हमने आपसे क्या बोला, जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना हो, सिंपलेस्ट फॉर्मूले का मतलब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है? वो जो भी एटम्स है उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो लाना है। एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो क्या काम करे, ए और बी एटम है, इनका रेशियो निकालना है। ए के एटम्स कितना गिवन है? ए गिवन है 3 into 10 to power 20 और बी के एटम्स कितना गिवन है? 5 into 10 to power कितना हो गया? 20। अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालें, ये कितना जाएगा?
रेस टू 5, तो आंसर क्या देंगे, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा A3B5, ये बनेगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है जी, चलो जी अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। सिलिकॉन, इसका एटॉमिक मास होता है 28। सिलिकॉन फॉर्म a compound with chlorine in which 5.6 gram of silicon combined with 21.3 gram of chlorine. Simplest formula of compound will be, आपसे बोला जा रहा है कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले तो। हमसे बोला गया सिलिकॉन और क्लोरीन से मिलकर कंपाउंड बना हुआ है, जिसके अंदर सिलिकॉन कितना है 5.6 ग्राम है, क्लोरीन 21.3 ग्राम है, और हमसे बोला जा रहा है आप इनका सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला का एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाओ। हमने आपको अभी भी क्या सिखाया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो उनके जो एटम्स है उन एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। देखिए अब आपके पास कंपाउंड किसका है, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। तो सिलिकॉन है और दूसरा क्या है क्लोरीन है, इनका रेशियो निकालना है ना। ठीक है, अब रेशियो किसका लेना है, रेशियो एटम्स का लेना है। देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमको एटम दिया था, तो मैं डायरेक्ट एटम का रेशियो निकाल दिया था। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, हमको एटम दे रखा है क्या, नहीं, तो इसने मास दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस मास से पहले नंबर ऑफ एटम बनाएंगे। अब आप कहेंगे सर मास से एटम कैसे बनाएंगे, तो यार बहुत ही आसान है, मास से मोल बनाएंगे और मोल से एटम बनाएंगे। एटम बनाने तो मोल भी एटम के बनाने होंगे, एटम के मोल के बोलते हैं ना ग्राम एटम। और आपको पता है ग्राम एटम कैसे निकालते हैं, ये बता रखा आपको मैंने। ग्राम एटम का मतलब मोल ऑफ एटम। ग्राम एटम क्या होता है, गिवन मास, ये लीजिए गिवन मास, जो भी आपको मास दे रखा है उस गिवन मास को किससे डिवाइड करेंगे आप, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे ना, तो ग्राम एटम आएगा नहीं आएगा। देखो इधर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का मास कितना गिवन है 5.6 गिवन है, इसका एटॉमिक मास कितना हुआ, इसका एटॉमिक मास कितना हुआ, ये तो 28 हुआ। ये पता क्या निकाला हमने, अरे ये क्या है हमारे पास में, तो ये तो हमारे पास ग्राम एटम है ना। अगर इस ग्राम एटम को मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको नहीं लगता मेरे पास डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम बन गए। गुड, चलिए क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन कितना गिवन है, क्लोरीन हमको 21.3 गिवन है, इसको किससे डिवाइड करूंगा 35.5 से डिवाइड किया, ये क्या बना मेरे पास में, ये बन गया ग्राम एटम। अब जो ग्राम एटम है इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया Na से, तो ये नंबर ऑफ एटम है नहीं है, इनका तो रेशियो निकालना था। तो देखिए Na से Na तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 5.6 अपॉन 28 इसको डिवाइड करें तो ये बनेगा आपका 0.2, और आप इसको सोल्व करके देखें ये आपका बनेगा 0.6। इसका सिंपलेस्ट क्या आएगा रेशियो 1:3। इसका मतलब हम आंसर देंगे ये कंपाउंड है SiCl3। SiCl3 कंपाउंड आपका बनेगा SiCl3 कंपाउंड बनेगा SiCl3। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, तो मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, अब तो बहुत ही आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 49.3% carbon, 6.8% hydrogen and rest of oxygen, ठीक है। Vapor density of compound is 73. Find molecular formula
ऑफ कंपाउंड, हमसे बोला जा रहा है ये जो भी कंपाउंड है इस कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना, ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को सोल्व करने का मैंने आपको मेथड बता ही दिया है, बस आपको करना क्या है, आपको एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लाना है। क्या लाना है? एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लाना है। और आपको दे क्या रखा है, अगर नंबर ऑफ एटम दे रखे हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर परसेंटेज दे रखा है, ये परसेंटेज बाय मास है, यानी एक तरह से हम तो ये मान के चले कि ये हमको मास दे रखा है और मास से हमको क्या लाना है, मास दे रखा है और मास से हमको नंबर ऑफ एटम लाने। तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं एक टेबुलर फॉर्म में सोल्व करके दिखा देता हूं। देखो कैसे, फर्स्ट जो कॉलम है इसके अंदर हमने ले लिया एलिमेंट, ये मैं एलिमेंट लिख देता हूं, इसमें एलिमेंट कौन कौन सा हमारे पास में, एक कार्बन है, एक तो एलिमेंट हमने क्या लिया, कार्बन लिया, एक एलिमेंट हमने हाइड्रोजन लिया, एक एलिमेंट हमने ऑक्सीजन ले लिया है, ठीक है। सेकंड जो कॉलम है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इनके एटॉमिक वेट कार्बन का कितना है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। इसका जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें जो परसेंटेज गिवन है वो परसेंटेज लिख देता हूँ। कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है, तो कार्बन का परसेंटेज आपको दे रखा था 49.3, हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको दे रखा था 6.84, और आपसे क्या बोला गया, जो रिमेनिंग है वो क्या है आपके पास में ऑक्सीजन है, तो रिमेनिंग का मतलब 49.3 और 6.84 इन दोनों को ऐड करें, और इन दोनों को ऐड करके अगर हम 100 से माइनस करें ये बन जाता है हमारे पास में 43.86, ये हमारे पास में इसका परसेंटेज आ गया, ठीक है। हमें करना क्या था, हमने आपको क्या बताया था, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था ना, मास गिवन था ना, तो मास से पहले हम क्या बनाते थे ग्राम एटम, तो उसके लिए किससे डिवाइड किया आपने, एटॉमिक वेट से डिवाइड किया। तो नेक्स्ट जो कॉलम है इसके अंदर मैं क्या कर रहा, इसके अंदर मैं ग्राम एटम ही बना रहा हूँ, ये देखिए मैं बना रहा हूँ ग्राम एटम का मतलब मोल ऑफ एटम। तो ग्राम एटम कैसे बनाएंगे, ग्राम एटम बनाने का तरीका क्या है, जो भी उसका परसेंटेज दे रखा है उस परसेंटेज को क्या हम एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दें तो ग्राम एटम आएगा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए 49.3 है, 49.3 को हमने 12 से डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट 6.84 है, इसको हमने 1 से डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट हमने 43.86 है, इसको डिवाइड किया 16 से। ये लीजिए हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम जो परसेंटेज दे रखा है ना, परसेंटेज का मतलब मास ही तो है ना, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करें, यानी एक तरह से हम ग्राम एटम बना रहे, तो ग्राम एटम बना है 49.3 को अगर हम 12 से डिवाइड करें ये हमको 4.1 देता है। नेक्स्ट 6.84 को इसके डिवाइड किया तो हमको क्या देगा 6.84 देगा, और इसको हम अगर डिवाइड करें ये हमको देगा 2.72। ये लीजिए ये हमने क्या किया, हमने ग्राम एटम बना दिया। हमने आपसे क्या बोला, एम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब सिंपलेस्ट रेशियो होता है ना, तो इसका मतलब अब नेक्स्ट कॉलम में हम बनाते हैं, नेक्स्ट कॉलम हमने बना दिया सिंपलेस्ट रेशियो, ये लीजिए नेक्स्ट हम बना रहे सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। अब सिंपलेस्ट रेशियो बनाने का तरीका क्या होता है, ये आपको जो दे रखा है ना, इनमें से जो लीस्ट नंबर है, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसे सबको डिवाइड कर दो। एक हमारे पास 4.1 है, एक हमारे पास 6.84 है, एक हमारे पास 2.72 है, इनमें से देखा जाए तो लीस्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारे पास में 2.72, तो हमको क्या करना है सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए जो सबसे छोटा नंबर है उसे सबको डिवाइड कर दो। तो यहाँ तो क्या करेंगे 4.1 है, 4.1 को हमने डिवाइड कर दिया 2.72 से, नेक्स्ट 6.84 है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2.72 से, और नेक्स्ट 2.72 इसको हमने डिवाइड कर दिया भी 2.72 से। इनको डिवाइड करके देखें ये तो कितना देगा 1, 4.1 है, 4.1 को आपने डिवाइड किया 2.72 से, ये आपको कितनी, या आपको दे रहा है 1.5, 6.84 है 2.72 से डिवाइड किया, इसको डिवाइड करेंगे ये आपको देगा 2.5। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। अब सिंपलेस्ट रेशियो क्या रहा है 1.5, 2.5 और 1 आ रहा है। हमने आपसे क्या बोला सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए, सिंपलेस्ट के साथ में होल नंबर भी होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है इसको हम चेंज करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर के अंदर। नेक्स्ट जो कॉलम है हमने लिख दिया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। अब होल नंबर रेशियो में होल नंबर रेशियो के अंदर करना क्या होता है, ये जो भी है ना इसको एक ऐसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना है जिससे क्या होल नंबर में चेंज हो जाए। सबसे छोटा नंबर, चलो जी हमने 1 लिया, 1 से मल्टीप्लाई करने को कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 के बाद नंबर आएगा 2, आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 हमको क्या देगा
3 ये लीजिए, इसको क्या देगा 5 और ये क्या देगा हमको 2। अब ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा इसके लिए C3H5O2, ये बन जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H5O2। समझ में आया भाई? ठीक है, चलिए अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमसे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा रहा है। आपकी देखो आपका ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना, इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना आ रहा है, यही सब क्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हम n निकालना पड़ेगा ना। अब हम यहीं से देख लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालें। कार्बन है, कार्बन 12 है ना, तो 12 3 जा किया तो कितना बनेगा 36। 36 प्लस 5 कितना होगा, 36 प्लस 5 किया ये बनेगा 41 और 41 और ये बनेगा 32। तो आप देख सकते हैं इसका सम करते हैं, इसका सम करने पर आई थिंक ये हमको 73 ही देगा। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया, ये बनेगा 73। आप चेक कर लो 36 प्लस 5 प्लस 32, 36 प्लस 37 को ऐड करें तो ये आपको 13, हाँ बिल्कुल ये 73 दे रहा है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना बन गया आपका 73 बन गया। ठीक है जी, अब आपको n निकालना है। अब आपको इसका n कैलकुलेट करना है, आपको n कैलकुलेट करना है ना। और n कैलकुलेट करने का तरीका क्या बता रखा मैंने, आपको n निकालना है। n कैसे निकालते हैं, n का फॉर्मूला बता रखा है ना आपको, मोलर मास इसकी जगह लिख देंगे ना 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये हम n निकाल लेंगे 2। वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर 73 अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है 73, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या काम करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, n 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, एम्पिरिकल फॉर्मूला था इसके लिए C3H5O2 ये था। तुम बोल देंगे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C3। इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बनेगा ये बन जाएगा C6H10 एंड O4, ये बन जाएगा इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है जी, चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और बनाते हैं आपके लिए। इनऑर्गेनिक salt contains 29.11% sodium, 40.50% of sulfur and 30.38% of oxygen. Empirical formula of compound will be, हमको इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना, इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना होगा। ठीक है, अब हमने अभी आपको टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करके दिखा दिया था ना, बिल्कुल वो का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा हमको। एक तुमको सोडियम गिवन है, देख लीजिए, एक तो सोडियम है। इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। एक तुमको सोडियम दे रखा है, दूसरा हमारे पास में सल्फर है और थर्ड हमको दे रखा है ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम की बात करें तो सोडियम का परसेंटेज कितना दिया क्वेश्चन के अंदर, सोडियम का आपको परसेंटेज गिवन है 29.11% दे रखा है। ठीक है, और सल्फर का दे रखा है 40.50% और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, ऑक्सीजन आपको दे रखा है 30.38% की दे रखा है ना। ठीक है, अब आपको करना क्या था, ये तो परसेंटेज है, परसेंटेज को किससे डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास से। तो इसका मतलब आपको करना क्या है 29.11 इसको डिवाइड किया आपने 23 से। ठीक है, नेक्स्ट 40.50 है, इसको आप डिवाइड करेंगे 32 से, और
30 पॉइंट जो आपका 38 है, इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। 29.11 को डिवाइड किया, ये हमको देता है 1.265, ये हमको देगा। 40.50 को 32 से डिवाइड करें तो ये भी हमको दे रहा है 1.265, और 30 पॉइंट इसको डिवाइड किया तो ये हमको देता है 1.90। 1.265 है ना, हम एक काम करते हैं ना, इसको भी राउंड ऑफ करके 1.27 कर देते हैं। इसको भी हम 1.27 कर देते हैं। ये लीजिए, हम इसको 1.27 ही कर देते हैं। ये 1.27 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाना है। मैंने आपसे क्या बोला? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों में से जो लीस्ट नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो। लीस्ट नंबर क्या है? 1.27, तो 1.27 से डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं 1.27 अपॉन 1.27, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 1.27 अपॉन 1.27 किया तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और एक हमको 1.90 है, इस 1.90 को 1.27 से डिवाइड करना, ये हमको देगा 1.50। यहां तक पहुंच गए। अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो है ना, हमको लाना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसको होल नंबर में चेंज करना है, तो सबको क्या किया? इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमको देगा 2, और ये बनेगा 2, और ये बन जाएगा 3। तो हम बोल सकते हैं इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा, ये जो सोल्ट है इसका फॉर्मूला बनेगा Na2H2O3। Na2H2O3 इसका फॉर्मूला हमने बना दिया है। Na2H2O3 इसको बोल दिया जाता है हाइपो। इसका कंपाउंड करने होता है हाइपो, ध्यान रख लेना। Na2H2O3 हाइपो। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम इस परसेंटेज पर ही, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर ही। A metal form 2 oxide। A metal form 2 oxide। ठीक है, percentage of oxygen in 2 oxide are 22.52 and 30.2% respectively। ठीक है, if first oxide is MO, then second oxide will be। आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो फर्स्ट ऑक्साइड है ना, वो अगर MO है तो फिर आपका सेकंड ऑक्साइड क्या होगा? तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझ ले एक बार के लिए। क्वेश्चन है, एक मेटल है, इस एक मेटल ने क्या किया? 2 ऑक्साइड बना दी है। ठीक है, और दोनों ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज भी दे रखा है। फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 22.52 है। बाकी रिमेनिंग जो है वो होगा हमारा मेटल। सेकंड जो ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है? 30.2% है, और रिमेनिंग परसेंटेज किसके लिए होगा? मेटल के लिए। हमसे बोला है अगर फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर MO हो ना, तो फिर आपके सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। नेक्स्ट पेज से ले लेते हैं। अब फर्स्ट ऑक्साइड की बात करें, इधर देखिए, ये हमने लिया फर्स्ट ऑक्साइड, ये फर्स्ट ऑक्साइड है। फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर मेटल कितना है? मेटल ऑक्सीजन का परसेंटेज देखिए पहले तो फर्स्ट ऑक्साइड में। फर्स्ट ऑक्साइड जो है, इसमें हमसे क्या बोला गया? ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन इसमें दे रखा है ना, फर्स्ट ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है? 22.52 है। 22.52, तो ये आ गया 22.52। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या लिखेंगे? रिमेनिंग आपका मेटल होगा, तो 100 में से 22.52 को माइनस किया तो ये हमको दे देता है 77.48। ये हमारा फर्स्ट ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड ऑक्साइड के लिए। ये लीजिए, हमने सेकंड ऑक्साइड लिख दिया, ये सेकंड ऑक्साइड है। सेकंड ऑक्साइड के अंदर भी हम देखें मेटल और ऑक्सीजन कितना होगा? ये मेटल ऑक्सीजन कितना होगा?
सेकंड जो ऑक्साइड है इसमें आपसे क्या बोला गया, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 30.2% है। ये हमने 30.2% हमने ले लिया। ये परसेंटेज मास में दे रखा है ना, तो आप ये समझे कि डायरेक्ट ये मास ही दे रखा 30.2%। अब मेटल कितना होगा, तो 100 में से माइनस करें तो ये हमको देता है 69.8। ये हमारा मेटल आ जाएगा। ऐसे करके हमने फर्स्ट और सेकंड ऑक्साइड दोनों के अंदर मेटल ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लिया। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो फर्स्ट ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला NO है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फर्स्ट ऑक्साइड है, आपका जो फर्स्ट ऑक्साइड है, उस फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर एक आपका मेटल एटम है और एक आपके पास में ऑक्सीजन एटम है। एक तो क्या है मेटल एटम और दूसरा क्या ऑक्सीजन एटम। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर जो मेटल और ऑक्सीजन एटम है इसको देख के सेकंड ऑक्साइड के अंदर पता करेंगे कि सेकंड ऑक्साइड के अंदर मेटल और ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। इसको आप ऐसे समझना, देखो फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर मेटल एटम कितना है, तो मेटल एटम 1 है और मेटल है कितना 77.48 है। तो हम ऐसा बोल देना कि जब हमारे पास 77.48 ग्राम मेटल है ना, तो हमारे पास मेटल एटम होता है 1। इसको आप ऐसे सोल्व करो ना, मतलब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ पहले मेटल एटम के लिए, देख लीजिए मेटल एटम की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। कैसे करें मेटल एटम की कैलकुलेशन, इसको आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखे 77.4 ग्राम जब आपके पास मेटल होती है, इतना मेटल है, तो मेटल एटम कितना है, तो आपने बोला फिर इस समय तो मेरे पास 1 मेटल एटम है। ऐसे बोलोगे ना, जब आपके पास में 77.48 ग्राम मेटल है तो मेटल एटम आपके पास 1 है। अब आप इसको सेकंड ऑक्साइड में देखिए, सेकंड ऑक्साइड में मेटल कितना है, तो हमने बोला सेकंड ऑक्साइड के अंदर मेटल कितना है हमारे पास 69.8 ग्राम है। तो हमने बोला अगर हमारे पास 69.8 ग्राम मेटल होना तो फिर मेटल एटम कितने होने चाहिए, तो इसकी कैलकुलेशन कर दिया जाएगा 69.8 डिवाइडेड बाय 77.48, ये हमारे पास में दिया जाएंगे मेटल एटम। ठीक है, हम इसको अगर सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करें, ये हमको देता है 0.9। ये लीजिए, इसका मतलब हमने एक तरह से पता लगा लिया कि जो सेकंड ऑक्साइड है इसके अंदर एक तरह से 0.9 मेटल एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, फर्स्ट को देख के सेकंड के अंदर मेटल एटम निकाल लिया। जैसे हमने कैलकुलेशन मेटल एटम के लिए करी ना, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन हम ऑक्सीजन एटम के लिए करते हैं। कैसे करें, फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कितना है 22.52 है, तो ऑक्सीजन एटम कितना है 1। तो अब इसको अब हम सेकंड कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम के लिए। तो आप ऐसे लिखोगे ना, जब आपके पास में 22.52 ग्राम ऑक्सीजन है तो आपके पास ऑक्सीजन कितना है 1 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, अब आप सेकंड ऑक्साइड में देखो ना, आपके पास ऑक्सीजन कितना है 30.2 ग्राम है। तो आप बोलोगे ना अगर इतना हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम कितना होना चाहिए, ये बनेगा 30.2 डिवाइडेड बाय 22.52, ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम आ गया। आप देख लो, ऑक्सीजन एटम की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना हम, ये तो कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन एटम की कैलकुलेशन बना रहे हैं। तो फर्स्ट ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है 22.52 है, तो ऑक्सीजन एटम कितना 1 है। तो हमने बोला सेकंड ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन तो हमारा 30.2 है, तो हमने पता लगाया कि 30.2 है, तो फिर ऑक्सीजन एटम कितना होगा, तो ये तो देख रहे हैं ना, ये हमारे पास में आ जाएंगे ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। ठीक है, इसको सोल्व करें तो ये हमको देता है 1.34 ऑक्सीजन एटम। ये लीजिए, हम यहाँ तक पहुंच गए, इतने हमारे पास में ऑक्सीजन एटम आ गए। ठीक है, इसका मतलब एक तरह से ऐसे नहीं लग रहा, जो सेकंड ऑक्साइड है, सेकंड ऑक्साइड के अंदर हमने मेटल एटम का भी पता लगा लिया और ऑक्सीजन एटम का भी पता लगा लिया। हमको फॉर्मूला बनाना है तो सिंपलेस्ट रेशियो बना है, तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लिखा जाएगा, ये तो लिखोगे ना, मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो लिखना है। मेटल कितना है आपके पास में 0.9 आया और ये आपके पास में ऑक्सीजन कितना आ रहा है, ये 1.34 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। आपको सिंपलेस्ट रेशियो लाना है। सिंपलेस्ट रेशियो लाने के लिए क्या करते हो, जो लिस्ट नंबर है उससे दोनों को डिवाइड कर दो। लिस्ट नंबर कितना है 0.9, तो मैंने क्या काम किया 0.9 को 0.9 से डिवाइड कर दिया और इधर 1.34 है उसको भी 0.9 से मैंने डिवाइड कर दिया। ये क्या देगा आपको 1 और ये आ जाएगा 1.5। ये आपके पास में क्या है, ये तो सिंपलेस्ट रेशियो है। हमको क्या चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए ना, तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करते ये क्या बनेगा 2:3, तो आंसर देंगे ये जो ऑक्साइड है ये बनता है हमारे पास में N2O3। ये लीजिए N2O3 ऑक्साइड। समझा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखना, आपसे भी बन जाएगा। ठीक है।